वेलकम टू अवर फाउंडेशनल कोर्स। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक रील भी डाली थी अपने प्लेटफॉर्म पे जिसमें मैंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट फेज फाउंडेशनल फेज है जिसमें हम क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, और उसके बाद में हमारी एक कंसेप्ट सीरीज भी चल रही है। जो सेकंड फेज था वो कंसेप्ट सीरीज का था, जिसमें हम 1 से 2 मिनट के अंदर डेली बेसिस पे पॉलिटी के फंडामेंटल कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और तीसरी चीज जो इसके बाद आने वाली है वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर पॉलिटी का। अब जो पॉलिटी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ना, जो ये ऐसा कोर्स होगा, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप चाहे स्टेट पीसीएस दीजिए चाहे यूपीएससी दीजिए, उस सब में वो हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप पॉलिटी एक बार पढ़ो, एग्जाम अलग अलग तरीके के दो, आपको हर चीज में वो बेनिफिट मिलेगी, हर एग्जाम में वो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा जो अपना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ये स्पेशली वैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है उनके लिए लॉन्च करेंगे जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। और जो फाउंडेशनल कोर्स है, इसकी ऑडियंस क्या क्या रहने वाली है, इसकी ऑडियंस यूपीएससी स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम दे रहे हैं और जो सीयूईटी वाले हैं और जो बोर्ड की क्लास में अभी हुए हैं 12th क्लास में, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मेन एम यही है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन चांसेस, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो जाती है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। तो यही मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही है। और हम जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ने वाले हैं। हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करके पढ़ेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि ये क्या अप्रोच, इस अप्रोच में क्या होता है। और हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं करंट ओरिएंटेड एग्जांपल्स लेके पढ़ेंगे। हम जो करंट के एग्जांपल्स है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे इसमें, और बेसिक से बिल्कुल आप ये मान लीजिए जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो भी अपना है ना, एक एक वर्ड की एक एक टर्म है, जो जैसे नेशन टर्म है, तो उसका भी हम पूरे अच्छे से तोड़ के नेशन टर्म को समझने के बाद में आगे वाले कंसेप्ट्स को डिस्कशन करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास में हम स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और हमें किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये आपका जो फाउंडेशनल कोर्स है, इसमें हम एनसीईआरटी को पूरा मास्टर कर लेंगे और जो कंसेप्ट्स हैं उनको रियल लाइफ के साथ जोड़ के भी समझेंगे साथ में। और इसमें मैं आपका मेंटर रहने वाला हूँ, टीचर भी रहने वाला हूँ, और आपको आगे चल के मैं इसके बेनिफिट्स भी बताने वाला हूँ अभी कि इस बैच को ज्वाइन करने के क्यों ज्वाइन करना है आपको। आपके दिमाग में सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करते तो क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों करनी चाहिए चीज, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये बैच हमें क्यों करना है, ये सीरीज क्यों, यही सीरीज क्यों ज्वाइन करनी है, इस सीरीज को करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्यों करनी है। और जो ये सीरीज है ये बिल्कुल एकदम फ्री है अपने वेरीफाई प्लेटफॉर्म पर, तो ये मैंने आपको बता दिया। और जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी आप तैयारी करेंगे, जो भी हम मटेरियल देंगे, वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ये नहीं कि मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं कि आपको स्कॉलर बनना है, कुछ भी। मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये है, कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम फाइट करना है ना, आपको एट द एंड एग्जाम क्लियर करना है, तो उस हिसाब से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो अब अपन चलते हैं स्ट्रेटेजी और सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सोर्सेज और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। और आप एक ये बात याद रखना, हमें जो भी चीज है वो समझ के पढ़नी है, और वो चीज आपको यहीं पे पढ़ाई जाएगी। हम स्पून फीडिंग के साथ साथ आपको एक एनालिसिस करना भी सिखाएंगे। कई कुछ जगह ऐसा होता है कि वो आपको स्पून फीडिंग कराते हैं, आपको कुछ अपने लेवल पे इनोवेशन करना, इनिशिएटिव करना, सब्जेक्ट को लेकर सब्जेक्ट की क्यूरियोसिटी बढ़ाना, वो चीजें नहीं सिखाते। तो हम वो सब चीजें आपको सिखाने वाले हैं कि सब्जेक्ट के प्रति अपनी क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ानी है, उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, वो सब चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताई जाएगी। तो आज की जैसे कि ओरिएंटेशन क्लास है हमारी, तो इसमें ज्यादा हम डिस्कशन स्ट्रेटेजी और सोर्सेज के बारे में करने वाले हैं। और जो आने वाली क्लासेस है उसमें हम हमारा डायरेक्ट ऑन द टॉपिक स्टोरी मोड में स्टार्ट करेंगे। और मेरा मेन मेथड टीचिंग का यही रहेगा कि अपन एक तो स्टोरी मोड में पढ़े, कोई भी चीज है उसको स्टोरी मोड में पढ़े। दूसरी चीज, हम स्टोरी मोड में पढ़ेंगे, साथ साथ में हम रियल लाइफ से एग्जांपल रिलेट करके पढ़ेंगे, थोड़ा एनालिसिस करना भी सीखेंगे। और एक हमने एट द एंड एग्जाम निकालना है तो वैसे पढ़ेंगे। अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो हमें कंसेप्ट्स तो याद रहेंगे ही रहेंगे। अब हम अगर समझेंगे नहीं तो हमें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करने से बार बार टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा मानना यही है कि 2 या 3 रिवीजन करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट सुपर होना चाहिए, बस सीधी बात तो ये है। तो अपना जो ये पॉलिटिकल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ये जो फाउंडेशनल कोर्स है, इसमें हम ये करने वाले हैं, एनसीईआरटीज कवर करेंगे क्लास 6 to लेकर 12 तक की। और इसी के साथ कंसेप्ट सीरीज चल रही है, उसमें फंडामेंटल कंसेप्ट्स को डेली बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, सेकंड वीडियो में हमने स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ा, स्टेट क्या है, नेशन क्या है। तो इस तरह से हम चीजों को लेकर चलने वाले हैं। और जो हमारा थर्ड है इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सिस्टम का, उसमें हम अपना कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्च करने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बैच पॉलिटी का, जिसमें हम पॉलिटी को बिल्कुल जीरो से तो नहीं, जीरो से मान लीजिए आप या कैसे भी मान लीजिए, हम उसको इंटीग्रेट करके पढ़ने वाले हैं। वो आप अगर वहां से पॉलिटी एक बार कर ली तो आप कोई भी एग्जाम में बैठेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12 आपके बन जाए, कोई भी एग्जाम में 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं तो आपके 12 तो वैसे ही हो जाए। और उस कोर्स में हम उसको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है अपने को, तब भी उसको वैसे अपन पढ़ेंगे, उसको उस तरीके से भी पढ़ेंगे ताकि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर भी टैकल कर सके, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको भी टैकल कर सके। हम उसको इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, समझिए आप मेरी बात। तो अब मैं आपको स्ट्रेटेजी और सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सोर्सेज और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई भी चीज को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक जो डाउट आता है, ये सीरीज किस किस को करनी चाहिए, तो उसके बारे में बता देता हूँ कि ये सीरीज किसके लिए हेल्पफुल है। ये सीरीज किस किस को करनी चाहिए, 2 मिनट में आप पेन चेंज कर लेता हूँ। सॉरी गाइस। तो हम बात करते हैं हमें सोर्सेज, ये ऑडियंस क्या रहेगी, इसकी ऑडियंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इस जो अपनी फाउंडेशनल सीरीज है इसकी ऑडियंस कौन कौन सी है। एक तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएससी की, ठीक है, वो होगी, ठीक है। एक तो वो होगी अपनी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और जो क्लास में हैं, अभी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हो गया, क्लास स्टूडेंट्स हो गए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट
और जो वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, देखो फाउंडेशनल जो है ना, फाउंडेशन तो आपकी हर जगह काम आएगी ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपकी फाउंडेशन, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी फाउंडेशन तो आपको हर जगह चाहिए ना। फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप अच्छी कमांड कर पाओगे, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाओगे, जो बड़ी बुक्स पढ़ोगे उसके बाद में आपके तो सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी ना। तो वन डे एग्जामिनेशन वाले कर सकते हैं, और जो CUET की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं इसको। ये मैंने आपको पहला बता दिया कि इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। सॉरी, ये हमने डिस्कशन कर लिया कि ऑडियंस क्या क्या रहेगी। अब बात करते हैं अपने सोर्सेज की, सोर्सेज क्या है रहेंगे। अपने सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज में हम सबसे पहले NCERT की रीडिंग लगाएंगे, एक NCERT की वन रीडिंग बिफोर क्लास से पहले हम एक NCERT की रीडिंग लगाएंगे। नेक्स्ट चीज, आपको जो ये PPT के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा, PPTs प्रोवाइड करवाई जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। PPTs प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जो ये आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो सिंप्लीफाइड मैनर में, वो सिंप्लीफाई करके आपको सिंपल लैंग्वेज में नोट्स दिए जाएंगे। तो आपको वो करना है, नोट्स मिल जाएंगे आपको। और एक इसमें हमने नई चीज़ क्या की है, नई चीज़ हमने एक आपको रिवीजन नोट्स भी दिए जाएंगे, रिवीजन नोट्स एंड माइंड मैप्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। माइंड मैप्स आप समझते हो, माइंड मैप में क्या होगा, जैसे आपको मान लो एक चैप्टर कोई भी, जैसे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला चैप्टर है, इसको पूरे चैप्टर को एक पेज में समराइज करके आपको दे दिया जाएगा, जिसको आप एग्जाम से 1 घंटा पहले भी पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। और जो नोट्स हैं इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जो आपको नोट्स टेलीग्राम अपने चैनल पे मिलेंगे, इसको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में मिलेंगे, सिंपल लैंग्वेज एकदम। आप अगर एक बार नोट्स पढ़ोगे उसके बाद में आपको कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, वो नोट्स पढ़ लो आप। अगर आपने एक NCERT रीडिंग ले रखी है, क्लास सुन रखी है, क्लास में आयो अटेंड की है, उसके बाद में आप नोट्स पढ़ लेना, उसी क्लास के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि यार नोट्स थोड़े और बल्कि है, आप 20 पेजेस NCERT भी नहीं पढ़ पा रहे हो, नोट्स के भी मान लो 5-7 पेज नहीं पढ़ पा रहे हो, तो हमने उसका भी एक सोल्यूशन करके रिवीजन नोट्स दे दिया आपको। अगर आप ये चीज भी आप नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है आपके पास किसी भी वजह से, तो हमने आपको एक रिवीजन नोट्स दे दिया। रिवीजन नोट्स में क्या होगा, जैसे पॉलिटिक का 20 पेज का चैप्टर था, उसको 1 या 2 पेज के अंदर अपन ने कंपाइल करके दे दिया आपको, ताकि एग्जाम से पहले आप ये तो पढ़ ही सकते हो ना, 1-2 पेज तो कोई ज्यादा नहीं है आपके लिए। बट आप जब क्लास लगाओगे तो आपको शायद इसकी भी नीड नहीं पड़ेगी। बट हमने आपके एक साइकोलॉजिकल स्टैटिस्फिकेशन के लिए एक ये चीज हमने रिवीजन नोट्स ये प्रोवाइड करा दिया। बाकी आप माइंड मैप से भी अपना काम चला सकते हो अगर आप ये दोनों चीज नहीं करना चाहते। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, हम डेली जब भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा, तो हम उसकी एक MCQ प्रैक्टिस की सीरीज लेके आएंगे। मतलब जैसे आपने मान लो आज अपन शुरू करेंगे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक जो क्लास 12 की है, ठीक है, उसके में अपन पहला चैप्टर पढ़ा अपने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला। अब अपने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, वो चाहे एक सेशन में हो चाहे 2 सेशन में, उसके बाद में हम एक MCQ का सेशन अलग से ले लेंगे जिसमें हम MCQs डिस्कशन करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। और डेली बेसिस पे भी आपको MCQs दिए जाएंगे, एक डेली बेसिस पे भी आपको MCQ दिए जाएंगे, डेली MCQs भी दिए जाएंगे आपको। समझ गए आप मेरी बात, डेली MCQs दिए जाएंगे, उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा प्रॉपर। अब क्या होता है कि MCQ, अब आपको इस जो डेली MCQ वाले ना, इसमें भी आपको एक नई चीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे MCQ आप कोई भी सोल्व करते हो तो उसके सोल्यूशन में क्या होता है, जो सही आंसर होता है उसी के बारे में दिया होता है। लेकिन जो हमारा डेली MCQ वाला होगा ना, उसमें जो चारों ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन का बारे में डिस्कशन होगा, मतलब दिया होगा उसके अंदर जो सोल्यूशन है, जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें चारों के ऑप्शंस के बारे में लिखा होगा कि ये क्यों गलत हुए ऑप्शंस। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, उसमें क्या मेन क्या दिक्कत आती है, उसमें क्या आता है, जो ऑप्शन सही होता है उसके बारे में ही बताया होता है, उसका एक्सप्लेनेशन किया होता है। और जो बाकी 3 रिमेनिंग स्टेटमेंट मान लो या ऑप्शंस मान लो, तो उसके बारे में इतनी डिस्कशन नहीं की होती, उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो हम आपको डेली MCQ में एक पूरा प्रॉपर होलिस्टिकल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम एक अलग से MCQ की वीडियो भी डालेंगे, जिसमें आपको MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और एक चीज हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक आंसर राइटिंग, उसके बाद में हम एक आंसर राइटिंग की वीडियो भी लेके आएंगे, आंसर राइटिंग की वीडियो। हम आंसर राइटिंग की भी वीडियो लेके आ रहे हैं। उस आंसर राइटिंग वीडियो में क्या होगा, जैसे अपने मान लो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला पहला चैप्टर कर लिया, उसके बाद में हम अपनी इसकी एक वीडियो डालेंगे आंसर राइटिंग की, आंसर्स कैसे लिखने। कुछ मेंस के क्वेश्चन होंगे जो अपने को लगता है कि इस चैप्टर से बन सकते हैं, चाहे वो UPSC के लिए हो, चाहे वो अपने इसके CBSE में हो, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्लास स्टूडेंट्स हो उनके हो गए, चाहे जिसमें भी डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है उससे रिलेटेड होंगे। अब आपने आर्ट्स लिया है, कुछ भी आप सब्जेक्ट लेते हो, तो आप मोस्टली क्या आपका एम क्या होता है कि अपन को सिविल एस्पिरेंट बनना है, सिविल्स की तैयारी करनी है, चाहे PCS हो, चाहे वन डे एग्जाम हो, कुछ भी हो ना। तो अब मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये है कि अगर हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर का हमारे पास पूरा क्रक्स होना चाहिए, पूरा क्लाइमेक्स जिसको बोलते हैं ना, पूरा क्लाइमेक्स होना चाहिए। उससे बाहर हमारा ना तो कोई क्वेश्चन फंसना चाहिए, ना हमारा मटेरियल या हमारी जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है उसमें कुछ कमी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरा, आपके डाउट सेशन भी होगा आपका, वो अपन देख लेंगे, गूगल मीट पे लें या किस पे ले, जिस पे भी आप लोग सब कंफर्टेबल होंगे, तो वो अपन उस पे ले लिया करेंगे डाउट सेशन। एक डाउट सेशन की बात होगी, एक क्या बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आप अपने डाउट्स लिख के रखा करना। जो वीकली सेशन हुआ करेगा, आप सैटरडे को अपने डाउट सबमिट करना गूगल फॉर्म में, उसके बाद में हम संडे को एक सेशन रख लिया करेंगे जिसमें लाइव डिस्कशन हम डाउट की रख लिया करेंगे, जिसमें आप अपने सब डाउट्स क्लियर कर लिया करना। और ये जरूरी नहीं कि आपको चैप्टर से रिलेटेड डाउट क्लियर करना, आप जो तैयारी कर रहे हो, जो भी आपको काउंसलिंग चाहिए, जिस प्रकार के भी आपके मन में डाउट है, चाहे वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एज ए मेंटर, एज ए भाई की तरह मुझसे कोई भी चीज क्लियर कर सकते हो। डाउट सेशन की बात ये हुई। और अपन वीकली टेस्ट भी रखेंगे जो कि एकदम फ्री होगी, आपको फ्रीली प्रोवाइड कराई जाएगी वीकली टेस्ट।
वीकली टेस्ट वीकली टेस्ट सीरीज भी अपन रख लेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वीकली टेस्ट सीरीज होगी, डाउट सेशन हो गए। और अब आप ये देखो कि इतना सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है यार। अब इतना मटेरियल तो मोर देन इनफ है यार। अब आपको स्पून फीडिंग भी होगी इसमें, और इसमें एनालिसिस भी होगा। और ये एक चीज और भी इसमें हमने ऐड किया, जो नोट्स आपको मिलेंगे ना, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में होगा। अगर कोई भी टॉपिक डिस्कशन हो रहा है ना, तो उसमें ये भी बात लिखी होगी कि उसका जियोग्राफी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हिस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मान लो पॉलिटी के नोट्स है तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्रोवाइड करेंगे पॉलिटी पे क्या उस पे हिस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जियोग्राफी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम उस तरीके से ही नोट्स में भी वही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डालेंगे, ताकि धीरे धीरे, क्योंकि ये एक दिन में तो डेवलप होने नहीं वाली, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बनाने में। और आप आजकल का जमाना थोड़ा एआई का है, तो इसमें नॉलेज की तो कमी है ही नहीं किसी के पास। कमी मेनली क्या आ रही है, मेनली कमी जो मेरे को दिखती है वो एनालिसिस की दिखती है, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हम डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब सोर्सेज बहुत ज्यादा है। गागर में सागर वाली बात है ना। तो हमें क्या है कि सोर्सेज अपने लिमिटेड रखने हैं और एनालिसिस पावर बढ़ानी है। एनालिसिस पावर हम कैसे करेंगे? एक तो हम आपको जो पढ़ाएंगे उससे एनालिसिस पावर आपकी बढ़ेगी। दूसरा मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपकी इंटरेस्टिंग, आपके लिए वो चीज बनेगी, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो उस तरीके से हम थोड़ा स्मार्टली चलेंगे ना। हमें हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क अब ज्यादा करना है, तो एनालिसिस पावर आपकी बढ़ जाएगी। अब जब आपकी एनालिटिकल पावर अच्छी होगी तो कोई भी एग्जाम देने जाओ यार, कोई एग्जाम में आप फंसोगे नहीं। हम फंसते कहाँ हैं? अब हम एनालिसिस करते हैं, हम चीजों का रट्टा मार लेते हैं सीधा। और रट्टा मारने से क्या होता है कि अगर वो क्वेश्चन उससे थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट होगी, या फिर कुछ क्वेश्चन अलग आ गया जो हमने रट्टा नहीं लगाया जिस चीज का, तो हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में मान लो आप एक चीज को दूसरी चीज पे आपको थोड़ा इम्पैक्ट, जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका थोड़ा आपको दिमाग में एक पिक्चर फ्रेम बन जाए। और एक इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है कि हम जो भी चैप्टर पॉलिटी का पढ़ेंगे उसको एक स्टोरी मोड में पढ़ेंगे, ताकि आपको बोरियत ना हो, एक विजुअलाइजेशन मेथड से आपको फोटोज वगैरह दिखा के, ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे। उस तरीके से पढ़ेंगे। और मैं कुछ बीच में टिप्स देता रहूंगा, जिससे कि आपको जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको सोर्सेज की बात कर दी कि सोर्सेज क्या रहेंगे अपने। तो अब अपन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। स्ट्रेटेजी क्या रखनी है हमारे को? अब स्ट्रेटेजी तो कुछ भी नहीं रखनी है अपन को, नॉर्मल से रखनी है। ये थोड़ा सा आज सिस्टम नया है तो वो थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ी माफी चाहूंगा आप सबसे। अब स्ट्रेटेजी हमें क्या रखनी है? स्ट्रेटेजी मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर रो है बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप एनसीईआरटी बुक होगी आप ले लेना। जो भी अपन पढ़ेंगे आपको पहले बता दिया जाया करेगा, एनसीईआरटी बुक आप ले ही लोगे। और इसमें हम सबसे अच्छी चीज़ है कि जो भी शेड्यूल होगा ना, आपको एक दिन पहले पता लग जाया करेगा कि आज इस क्लास में ये पढ़ने वाले हैं हम। वो शेड्यूल भी आपको एक वीकली पूरा शेड्यूल मिल जाया करेगा, उसमें पूरे वीक का डिस्क्रिप्शन होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीक में। तो आपके लिए ये आसानी रहेगी, ताकि आप वो एक बार फर्स्ट रीडिंग करके आओ एनसीईआरटी की। मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं किया तो आप एक फर्स्ट रीडिंग कर लो। अगर रीडिंग करने पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इतना तो कर लो, सिर्फ एक उसके उनके जो एनसीईआरटी में चैप्टर्स दिए हैं उनकी हेडिंग्स तो पढ़ लो। हेडिंग्स के बारे में आप पढ़ लो, हेडिंग्स रीड कर लो खाली, ताकि आपको एलियनेशन ना लगे क्लास में। आपको ये लगे कि हमने ये पढ़ा हुआ है पहले, या कुछ चीज मतलब देखी हुई, ऊपर से आपको थोड़ा अंदाजा रहे, ताकि आपके लिए कुछ चीजें नहीं ना रहे। तो समझ के एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करनी है। तो ये आप थोड़े टाइम कर लो, 10-15 दिन जब आप सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, 10-15 दिन लगातार थोड़ी थोड़ी रीडिंग करते रहो, रीडिंग हैबिट बना लो। वो रीडिंग हैबिट तो आपकी होनी भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप वीडियो से तो करना नहीं है आपको। एग्जाम में तो आपको रीड करना है ना, पेपर को पढ़ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो अगर हमारी कंसंट्रेशन नहीं होगी 2-3 घंटे की लगातार बैठने की, तो हम एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीईटी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो, तो हमें तो रीडिंग स्किल्स थोड़ी होनी चाहिए ना हमारी अच्छी। तो इसी के लिए मैं आपको बोलूँ कि आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो रीडिंग की, एक रीडिंग हैबिट बना लो। चाहे कुछ भी ना समझ में, आपको मेन ऊपर से मोटा आइडिया लेना कि इस चैप्टर में अपन ने ये चीजें देखेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर, और ज्यादा अपन कुछ भी नहीं करेंगे। और मैं आपसे सिर्फ आपका 1 घंटा मांग रहा हूँ। 30 मिनट में लेक्चर दे रहा हूँ, 30 मिनट मेरे सेशन का हो गया, 30 मिनट आपकी रिवीजन का हो गया या आपकी रीडिंग का हो गया। बस 1 घंटा आप दे दो। ये 1 घंटा अगर आप 90 दिन या 100 दिन तक दे देते हो, तो उसके बाद में आप अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा धुरंधर होने वाले हैं। फिर आपके सामने पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मैं गारंटी देता हूँ अगर वो क्वेश्चन आप ना कर पाओगे। और इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ आपको, डाउट्स का भी मैंने आपका सॉर्ट आउट कर दिया, एमसीक्यू सीरीज भी डाल दी, आंसर राइटिंग सेशन भी कर दिए, और आपको आंसर राइटिंग करने के लिए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया सा हम प्रोवाइड करा देंगे। अब आपकी स्ट्रेटेजी तो मैंने बता दी, ये तो हर कोई बता देता है एनसीईआरटी रीड कर लो। दूसरा, आपको ये सोर्सेज अपने है इनको रिवाइज कर लेना। अब आपको जो भी अच्छा लगे, माइंड मैप से पढ़ना अच्छा लगे तो माइंड मैप कर लेना, रिवीजन नोट से पढ़ना अच्छा लगे रिवीजन नोट्स कर लेना, पीपीटी से पढ़ना अच्छा लगे तो पीपीटी पढ़ लेना, सिंपल नोट्स जो अपने कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट्स हैं उनको इजी करके सिंप्लीफाई करके जो दिए हैं वो पढ़ लेना। कुछ भी पढ़ लेना, आप अपनी तरफ से आजाद हो, जो चीज़ आप पढ़ना चाहो, जो आपको इजी लगे। बट मेरा यहाँ पे कर्तव्य है कि मैं सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपको कहीं इधर उधर झांकना ना पड़े, इधर उधर आपको कोई ना रिफ्रेशर, ना कोई गाइड बुक, ना कुछ और आपको देखना पड़े। तो अब जो पीपीटी जो आपको एमसीक्यू और जो ये दे देंगे ना आंसर राइटिंग वाली सेशन, और मेंस के लिए भी आंसर, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी आंसर क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें ही पीवाईक्यू भी आ गया आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हम ये कैटेगराइज करेंगे, सबसे अच्छी चीज इसमें ये भी कर रहे हैं हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी के लिए तो यूपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन उसमें मेंस के डाल देंगे,
अब जो 12th वाला है 12th के लिए एक अलग उसका वो बना के देंगे, फॉर्मेट दे देंगे 12th के जो बोर्ड के पेपर में आए हैं। पीसीएस की जो तैयारी करें पीसीएस वाले में वो पीवाई को उनके हिसाब से ऐड कर देंगे। तो अब आपको इतनी सारी सुविधा दी जा रही है, आपको एक ही लेक्चर देखना है, एक ही लेक्चर से आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो रही है। नहीं तो क्या होता है कि 12th वाले हैं वो पहले 12th का वो लेक्चर देखेंगे। मेरा यही है, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आप इन फ्यूचर सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देते हो, पीसीएस का सीएससी का, तो वहां भी आपको नया ना लगे, आप ये बोलो कि यार ये तो हमें आता है, पढ़ा हुआ है। मतलब मेरा मेन मोटो यही है, जो 12th वाले बच्चे हैं ना वो भी ग्रेजुएशन जो जिसने की है ना बीए एमए तो खैर एमए हो जाती है, तो वो सब मतलब उनके बराबर उनका कंपटीशन रहना चाहिए जो 12th के अंदर है। और ये जो कोचिंग्स वगैरह ले रहे हैं बड़ी बड़ी, तो मैं तो इसकी फेवर में नहीं हूँ। आपको जब फ्री में इतनी सब चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है, इतने सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो अब आपको करना ही क्या है। और इस मटेरियल में भी हम आपको छांट छांट के और भी चीजें दे देंगे, और आपको प्लस एक पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाएगी। इसमें पर्सनल मेंटरशिप होगी, जिसमें आपको मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा, कहीं चीजें आपकी गलत हो रही है उस चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग जो आपका डाउट है आप फ्रीली मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपकी लाइफ से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कुछ एकेडमिक्स में डाउट है, कुछ काउंसलिंग को लेके है, कंफ्यूजन है कि क्या करना है, सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, मैं किस एग्जाम के लिए फिट हूँ तैयारी करने के लिए, तो वो सब चीजें आपको हम इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं फाउंडेशनल सीरीज में। और भी जो अपनी कंसेप्ट सीरीज है वो भी बहुत अच्छी है, जिसमें हम फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बिल्कुल जो फंडामेंटल है पॉलिटी के, जो हम रोज एक आध बार दिन में टर्म सुन ही लेते हैं उसकी। तो ये मैंने आपको सोर्सेज के बारे में बताया, स्ट्रेटेजी में बता रहा था, एनसीईआरटी रीडिंग तो हर कोई बता देगा आपको। अब इसमें मैं आपको एक नया पेज बताता हूँ कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और जो हमारी एनालिसिस पावर जिसे बोलते हैं वो बढ़ा सकें। तो यार एनसीईआरटी की आप ना जब भी पढ़ो ना एनसीईआरटी, तो आप एक काम करो, पहले अपने माइंड में आंख बंद करो, अपने माइंड में क्वेश्चन सोचो उस चैप्टर की हेडिंग पढ़ने के बाद में। यार चैप्टर की हेडिंग, जैसे अपने मान लो आज का चैप्टर जो अपन करेंगे थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, उसका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है। आप सोचो यार चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन क्या होता है, सबसे पहले मन में डाउट आना चाहिए, नेशन क्या होता है। उसके बाद देखो यार नेशन को बनाने में क्या चैलेंजेस है, बिल्ड मतलब होता है बनाना, और चैलेंजेस मतलब चुनौतियां, उसको बिल्ड करने में क्या क्या चैलेंजेस अपने को फेस करने में, क्या क्या चुनौतियां आई अपने को नेशन को बनाने में। उसके बाद में अपन दिमाग लगाओ कि नेशन वाला चैप्टर तो अपने इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे नेशन बनाने के लिए। उसके बाद में आप देखो कि उस टाइम जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुए, उस गवर्नमेंट ने उन चैलेंजेस को कैसे टैकल किया, उसमें क्या उन चैलेंजेस को टैकल करते वक्त क्या लूपहोल्स छूट के, उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अगर आप खुद को अपने आप को उनकी जगह रख के देखो, अगर आप उनकी जगह होते तो आप उन चैलेंजेस को कैसे टैकल करते, समझ लो आप मेरी बात। तो आप इस तरीके से दिमाग में अपने क्वेश्चंस क्रिएट करो, माइंड में क्वेश्चंस फ्रेम करो। अब आपने मान लो ये सिर्फ 1 या 2 मिनट की प्रोसेस है, 1 या 2 मिनट में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अपने दिमाग में फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। अभी यार अपने किसी पे डाउट भी करते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों पे, अपने जो भी है आपके, है ना, जो भी आपके वेल विशर कई बार उन पर भी डाउट हो जाता है, तो आप भी अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाने लग जाते हो, ओवर थिंक करने लगे। तो बट मेरा यहाँ ये कहने मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट से भी अंदर ओवर थिंकिंग करो ना यार, ताकि मजा आए, उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ने से आप एनालिसिस आपका अंदर आएगा, अब क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो आप उस चीजों के बारे में रिसर्च करोगे तो आपकी एनालिसिस अच्छी होगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। जहां 10 रिवीजन करते हो वहां साला 2 ही रिवीजन करना पड़ेगा आपको। तो इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप पहले माइंड में क्वेश्चंस फ्रेम करो, 10-15 आप क्वेश्चंस फ्रेम करिए आपने, उसके बाद आपने सोच लो ये ऐसी चीजें ऐसे हो गई, चैलेंजेस ये थे, फिर चैलेंजेस को ऐसे फेस करना पड़ा। अगर दिमाग में क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कुछ मत करो, आप इसका भी एक बेटर ऑप्शन आपको बता दो, आप करो अपनी बुक खोलो, बुक में जो चैप्टर के अंदर हेडिंग दी होती है ना, जैसे मान लो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाले में पार्टीशन की हेडिंग होगी, है ना, और डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग होगी, रिहेबिलिटेशन की हेडिंग होगी, ये सब चीजें पढ़ दो आप। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन पढ़ो, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, ये हेडिंग ऊपर से देख लो। फिर अपने दिमाग में सोचो यार कि यार अपन इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे। अगर शुरुआत में आपको कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा था, अगर क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं आपके माइंड में, तो उसके बाद की प्रोसेस ये रखो कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि अपने एट द एंड एग्जाम क्लियर करना है यार। एग्जाम क्लियर करने के लिए अपने जो एग्जामिनर का माइंड सेट है ना, उसको तक जाना बहुत जरूरी है। लोग उसके माइंड के उसको जान नहीं पाते, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, तो उसका पर्सपेक्टिव सोचो यार कि यार ये ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन नहीं बना सकता कि चैलेंजेस क्या क्या थे, उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया, अगर आप होते तो उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते। क्या आपको लगता है कि ये चैलेंजेस इतने बड़े चैलेंजेस थे? अब जैसे इसमें 3 चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो हम चैप्टर में आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये 3 चैलेंजेस को हम किस सीक्वेंस में रखें, आप अपने माइंड में देखो कि पहला चैलेंज जरूरी है, दूसरा चैलेंज आपकी प्रायोरिटी में कौन सा चैलेंज आपकी प्रायोरिटी में रखते हो। तो आप इस तरीके से थोड़ा जाओ। और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें आप अपने आप को उस जगह पे रखो, देखो उस टाइम के अकॉर्डिंग इमेजिन करो क्या हम होते उस जमाने में, तो क्या करते हैं ये वो। तो उससे क्या आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगी, जो मैं चीज चाह रहा हूँ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। अब अगर जिस दिन आपके अंदर एनालिसिस पावर आ गई, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, जहाँ अगर आपको पॉलिटी के अंदर हिस्ट्री का इंपैक्ट दिखने लग गया, इकोनॉमी का इंपैक्ट दिखने लग गया, सोसाइटी का इंपैक्ट दिखने लग गया, तो उस दिन चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, सब में यार आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आजकल आप सीबीएसई में, अगर सीबीएसई हो गया, आरबीएसई हो गया, जो भी आपके स्टेट बोर्ड्स हो गए, जो भी एग्जाम देते हो, उसमें वो यही तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस यही होते हैं जो कि हमने पहले से रटे नहीं हुए। वो आपने अपना जो कंसेप्ट समझा, उसको कैसे इंटरलिंक किया, कैसे आपने उसको एनालाइज करके आंसर लिखा, तो उससे क्या कि जो जितना अच्छा आंसर लिखेगा उसको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, डिस्क्रिप्टिव किसी भी लेवल का हो।
तो मेरा कहने का मेन मोटो यही है, जो इतनी सारी डिस्कशन हुई है उसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हमें हमारी एनालिसिस पावर बढ़ानी है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करनी है। 2 चीज़ मैंने आपको बताया, और ये 2 चीज़ करने के लिए मैंने आपको तरीके बता दिए कि हमें एनसीईआरटी की रीडिंग कैसे करनी है। बाकी तो हम आपको स्पून फीडिंग तो कर ही रहे हैं यार, वो तो आज मार्केट में हर कोई स्पून फीडिंग करने में लगा ही हुआ है, मटेरियल की कमी नहीं है। सोर्सेज आप देखो, दुनिया भर के सोर्सेज पड़े, इंटरनेट हो गया, आपकी इंटरनेट पे काफी है, चैट जीपीटी में मिल जाएगा आपको, गूगल जेमिनी पे मिल जाएगा, कोई भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी है। बट उसका मतलब थोड़ा ना यार, हम वीडियोज सोर्सेज तो कितने भी कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं हम, सोर्स कलेक्टर बन सकते हैं। बट मेन मोटो यही है कि कौन सिलेक्ट हो रहा है, कौन सिलेक्ट नहीं हो रहा। सिलेक्ट पढ़ते सभी हैं, सिलेक्ट और मार्क्स अच्छे लाने वाले में डिफरेंस यही होता है, सबके सोर्सेज सेम है, सब यही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा चीज़ ये करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हम क्या नॉलेज के पीछे भागते रहते हैं, हमारे को ये भी आज नॉलेज हो जाए, ये भी नॉलेज हो जाए। लेकिन मेरा कहना है थोड़ा थमो, थोड़ा कंसेप्चुअल क्लियरिटी, थोड़ा एनालिसिस पे जाके तो देखो, क्या तब हम भी AIR में आ जाए। तो इस वजह से हम अपना जो फाउंडेशनल सीरीज है इसको धीरे धीरे चलाएंगे, एनालिसिस करते हैं। अब बोर्ड की जो भी सेशन स्टार्ट हुआ है उनके लिए 1 साल पड़ा, कोई पॉलिटी खत्म नहीं है, वो आराम से पॉलिटी इन सेशन से खत्म कर देगा। इन सेशन का उनको क्या फायदा होगा, एक तो उनकी एनालिसिस पावर बढ़ गई, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बढ़ गई। दूसरा, जो ग्रेजुएशन के अंदर जो ग्रेजुएट है ऑलरेडी, वो उनसे कई गुना आगे हो जाएंगे तो अपनी 12th करते इस सब्जेक्ट में, पॉलिटी में। तो अब आप खुद देख लो, अब उनको क्या है कि जब वो फाउंडेशनल भी साथ में ज्वाइन करेंगे तो मुफ्त एकदम फ्री मिल रहा है आपको, ना आपको कुछ करना। आपको मैं सिर्फ 30 मिनट्स मांग रहा हूँ आपकी लाइफ के। 30 मिनट्स तो आप यार चाय के ठेले पे भी चाय पीने में भी लगा देते हो। मतलब 30 मिनट्स आपको कह रहा हूँ, आप आओ और 30 मिनट्स आपके रिवीजन के मांग लो, जो मैं मटेरियल प्रोवाइड भी करा के दे रहा हूँ आपको, सब चीजें आपको मिल रही है। आपको एनालिसिस के साथ, स्पून फीडिंग के साथ एनालिसिस भी मिल रहा है आपको। और जो आपकी अगर आप ये भी नहीं पढ़ पा रहे, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ पा रहे ना, तो आप खाली 30 मिनट्स में क्लास में भी आओगे तब भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा आप कंसेप्ट कर लोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्लास में कोई फालतू की कहानियां सुनाऊं, इररिलेवेंट कहानियां सुनाऊं, तो देखो यार उसका कोई मतलब नहीं है। हम कितनी मर्जी बातचीत इधर उधर भी कर लें, उससे कुछ नहीं होता। उस बातचीत हम हमारा जो संडे को डाउट सेशन होगा ना, उसमें अच्छी खासी बातचीत करेंगे। मेरे को आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरा यही है, आप प्रीशियस टाइम हो। जब भी मैंने 30 मिनट्स लगा, 30 मिनट्स में हम बस ज्यादा से ज्यादा हम ये करेंगे, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो भी हम पढ़ रहे हैं उस पर बात करें। और अगर आपको लगेगा कि थोड़ा हमारे को बोरियत आ रही है या मजा नहीं आ रहा, तो मैं भी दूसरों की तरह वो करने लगूंगा, फिर अपनी वीडियो की लेंथ मान लो 1-1.5 घंटा हो जाएगी। मेरा मेन बात यही है कि आप अपना टाइम कम दो लेकिन रिजल्ट बेहतर आए। ये नहीं कि 2-2 घंटे क्लास ले रहे हैं, उसमें 10 मिनट तो पढ़ाई की बात हुई, बाकी इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो यार वो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छी कर सकते हो, वो कहीं भी कर लोगे आप यार, इधर उधर की बातें। ऐसा नहीं है कि लेक्चर बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा लेकिन एकेडमिक्स वाला इंटरेस्टिंग होगा। मैं ये नहीं है कि कोई इधर इररिलेवेंट कहानी सुनाऊंगा, चैप्टर से रिलेटेड चीजें सुनाऊंगा आपको जिससे आपको टाइम वेस्ट हो, वो सब चीजें नहीं करनी। आज जो अपनी डिस्कशन इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आज की ओरिएंटेशन क्लास है। मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि अपनी जो फाउंडेशनल सीरीज है इसके अंदर अपन क्या क्या चीजें करने करेंगे, कैसे चीजें करेंगे। ऐसा नहीं कि हम क्लास में जोक्स भी होंगे, सब होगा, बट वो लिमिटेड होगा यार, क्योंकि हम 30 मिनट्स में क्या क्या चीजें करेंगे। मेरा यही है कि आप 30 मिनट्स अपने जब दे रहे हो ना, तो 30 मिनट्स में आप अपना पूरा करके जाओ। लगभग हम ये मान के चलो कोई भी चैप्टर मैक्सिमम 3 सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे, 3 से 4 सेशन के अंदर बस। और जब ये फाउंडेशनल सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके बाद मैं आपको एक रिवीजन की भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा इसी बुक की। हम पूरा होलिस्टिकली कवर करेंगे, आपको तो आना है मजे से, खाना पीना करना और बढ़िया वीडियो देखनी है, कुछ नहीं। तो अब यार इतनी सारी चीजें आपको दे रही है। वीकली आप अगर ये भी बोलोगे ना कि सर वीकली रिवीजन की एक सीरीज होता है, तो हमने वीकली रिवीजन भी कर लेंगे। और बताओ, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने प्लेटफॉर्म पे आप हमारे अपना जो इंस्टाग्राम वाला प्लेटफॉर्म है वेरीफाई, उस पर डीएम कर देना, जो भी आपको चीजें चाहिए, और भी इसके अलावा जो चीजें चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पर मेरा यही थोड़ा सा रहेगा कि मैं थोड़ा यूनिक हूँ दूसरों से, वो इस मामले में, क्योंकि मैं फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करने वाला हूँ अपने सेशन में। जो चैप्टर से रिलेटेड बातें वो करेंगे, और जो फालतू वाली बातें करनी है, अपने इधर उधर की बातें करनी है ना, इररिलेवेंट टॉक्स जो होती है, वो अपने एक सेशन रख लिया करेंगे, बढ़िया बातें करा करेंगे। आप भी अपने बारे में बताना, मैं भी बताऊंगा, जो फालतू के जोक्स वगैरह उधर मारेंगे। इधर तो हमें 30 मिनट्स में बढ़िया सीखना है, ताकि हम 30 मिनट्स में बढ़िया ये 1 से 1.5 महीने में हमारा पॉलिटी खत्म करो यार। एक ही बार पढ़ो ना यार, इतनी बार पढ़ोगे यार पॉलिटी, आप खुद बताओ। आप जैसे मान लो 12th में पॉलिटी यार पूरा साल थोड़ी ना पढ़नी है, हम वो थोड़ी ना यार पूरा साल पढ़ते रहे, लाइफ कब जियोगे फिर अपनी 12th यार। मैं ये चाहता हूँ अपनी स्कूल लाइफ भी अच्छे से जियो, तभी तो 30 मिनट्स लगे। 30 मिनट्स आओ, 30 मिनट्स आप ये मान लो 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करो। उसके बाद ना आपको कोई पेड कोर्स लेना, ना कुछ और, मुफ्त में आपको इतनी सब चीजें मिलेंगी। तो आपके लिए तो हर तरफ से मतलब सोना ही सोना है, कहीं आपका घाटा नहीं है। आपको अगर ये भी लगे कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक अच्छा फीडबैक देना, वैल्यूएबल फीडबैक देना मुझे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना मेरा कि सर यहाँ ये चीज़ मजा नहीं आया, तो अपन उसको दोबारा उसमें सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। तो लेक्चर भी नहीं अच्छा लग रहा, मन नहीं कर रहा, तो कम से कम यार रिक्वेस्ट है मेरी कि आप पीपीटी होगी, नोट्स होगी, रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स देख लेना, ताकि आप अपना वो कर लो। एमसीक्यू डेली बेसिस पे मिलेंगे वो कर लेना, आंसर राइटिंग में क्वेश्चन मिलेंगे वो दे देना, और उस पर आप टेलीग्राम चैनल पे अपना आंसर भी लिख के दोगे तो उसका भी वैल्यूएशन मिल रहा है आपको, एक अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। आप कहाँ जो ये 40 हजार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और जो भी अपन कोचिंग ट्यूशन जाते हैं, मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही है, जो ट्यूशन टैशन चल रही है ना फालतू की, ये हटाओ, क्योंकि अपना यार लाइफ टाइम अपनी स्पेंड ही नहीं कर पाते अपना खुद का। हम क्या स्कूल से आते हैं, फिर कोचिंग चले जाते हैं, लंबी लंबी कोचिंग में 2-3 घंटे लगाते हैं, फिर कोचिंग किसी की भी हो, फिर अपन टाइम नहीं बचता, पर्सनल टाइम रहता है। तो इसलिए 30 मिनट्स वाली सीरीज है, आप 30 मिनट से सुबह देखो चाहे रात को देखो, आपको मिल जाएगी। आपके पास सारी एमसीक्यू, कोई आपको बड़ी बुक नहीं लेनी, कोई आपको गाइड नहीं लेनी, प्रैक्टिस भी यहाँ हो रही है, कंसेप्ट्स भी यहाँ क्लियर हो रहे हैं, नोट्स भी मिल रहे हैं, और एनसीईआरटी के जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसको भी इजी किया जा रहा है, और जो सीक्वेंस में आपको एक स्टोरी मोड में भी पढ़ाया जा रहा है। मेन बात स्टोरी मोड हो गया, स्टोरी मोड में पढ़ा रहे हैं, प्लस आपको विजुअलाइजेशन दिखा रहे हैं, विजुअलाइजेशन में चीजें आपको क्लियर करवा रहे हैं।
अब और बताओ आपको क्या चाहिए, और भी आप जो चीज़ कहोगे तो वो भी प्रोवाइड करा देंगे, जो कमियां आपको लगेगी। तो इस तरीके से मेरा यही है कि आपने जो पहले के कंसेप्ट होते थे वो अच्छे से क्लियर हो सभी के, कोई उसमें किंतु परंतु बिल्कुल भी प्रकार का ना बचे। और स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी की रीडिंग कैसे करनी है, सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, और इसमें ऑडियंस क्या क्या रहने वाली है, वो सब चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी। और भी आपको जो भी डाउट्स हो आप डेली बेसिस पे लिखना और वो अपन क्लियर कर लेंगे। तो अब आप समझ गए, ये स्ट्रेटेजी समझ गए, सोर्सेज समझ गए, तो ये मैंने आपको अब बता दिया। और तो आज मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि हमारी जो बुक है 12th क्लास की बुक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली, वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारे 12th में 2 बुक्स लगती है, एक इंडिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसमें हम आईआर के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, या हम हमारे जो यूएसए से कैसे रिलेशन है, यूएसएसआर रशिया से क्या रिलेशन है, चाइना से क्या रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें हम उसमें इंटरनेशनल जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जो ये इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इस बुक में हम सिर्फ केवल इतना पढ़ने वाले हैं कि इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इंडिया ने उसके इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 के बाद में। इस बुक में हम उतना पढ़ने वाले हैं कि वो चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, और क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रही, क्या सोशल डेवलपमेंट्स रही, क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स रही, उन चैलेंजेस को टैकल करने में और हमारे को एक अच्छा नेशन बनाने में। तो ये सब चीज़ें हम इस बुक में डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि दोनों जो बुक्स है आपकी, फिर जब ये बुक्स कंप्लीट होगी तब हम 11th की बुक स्टार्ट करेंगे, फिर हम 10th की बुक करेंगे, 9th की बुक करेंगे। अब मैं करने में तो ऐसा भी कर सकता था कि क्लास वाले बच्चों के लिए एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूं, जो सीएससी वाले उनके लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड करूं, पीसीएस वालों के लिए अलग करूं, वन डे एग्जामिनेशन वाले हम वो उसमें करूं। मेरा यही है कि डुअल यूज टेक्निक, एक बार में ही 3-4 निशाने लगा दो सीधे। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ पढ़ो, बोर्ड के लिए अलग। यार 12th में आप सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, बल्कि आप थोड़ा हाई लेवल से पढ़ोगे तो उससे आपके आगे वाले एग्जाम्स आप जो फेस करना चाहते हो, जो आपका एम है, वो भी आपके लिए मतलब उसके लिए भी ईजी हो जाएगा, आपके लिए अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर पाओगे चीज़ों को। तो यही मेरा मेन ऑब्जेक्ट है कि आप अपना फाउंडेशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आप मान लो आप जैसे इसमें सीएससी के लिए लक्ष्मीकांत जैसी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हो, तो वो बुक्स आपको कुछ लगी ना यार आपको कि यार बहुत ईजी है बुक, बहुत अच्छी बुक है वो, बट कई कुछ लोग क्या होता है डायरेक्ट वो शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट पता ही नहीं लगता। बड़ी बुक्स जो अपनी आती है, गाइड बुक आती है, स्टैंडर्ड बुक आती है, पता ही नहीं लगता कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। तो आपको फ्री में ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे कि चीज़ें कैसे पढ़नी है, कैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, और ये सब मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली पॉलिटी का। तो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया आज़ादी से अब तक का इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स क्या रही थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम है अपना चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग। अब आपको चैलेंजेस तो पता है, चुनौतियां, बिल्डिंग मतलब बिल्ड करना, किसके, नेशन को बिल्ड करने में अपने को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब नेशन क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नेशन क्या, तो नेशन आप सिंपल से ये समझ लो कि एक ऐसा होमोजीनियस ग्रुप जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी सेम है, उनका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस सेम है, उनकी सेम फीलिंग्स हैं, और वो अपने आप को एक यूनिटी वाली फीलिंग लेके चलते हैं। नेशन होता है ये। अब जो यहाँ है वो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में, कि अपने जो इंडिया को नेशन बनाने में, इंडिया को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। अपने इंडिया आज़ादी के बाद में बहुत सारे टुकड़ों में बंटा हुआ था, कम से कम 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे राजा रजवाड़ों का शासन था, तो उसके बारे में था। और हाँ, एक सॉरी चीज़ मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं ये चीज़ बताना भूल गया था कि अब कुछ लोगों को दिक्कत ये आएगी कि सर हम हिंदी मीडियम से, तो हमें हिंदी मीडियम का मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, तो उनको हिंदी मीडियम का मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब नेक्स्ट डे से स्लाइड्स जो होगी वो आपको डबल उसमें मिलेगी, ड्यूल लैंग्वेज में मिलेगी, बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा, ताकि हिंदी वालों के लिए भी जो प्रॉब्लम है उनके भी सॉर्ट आउट हो जाए। जैसे ये कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिखा हुआ है ना, ये जो ये चीज़ लिखी हुई है, ये आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। समझ गए आप मेरी बात? तो आपको थोड़ी चीज़ें मैं हिंदी में भी बताता रहूँगा, जो टर्म्स है, मेन टर्म्स है, उसको हिंदी में डिस्कशन करेंगे। वैसे हमारे बाइलिंगुअल कोर्स है, इंग्लिश में हम इसको कराएंगे, पूरे कोर्स को, अपनी सीरीज को इंग्लिश में हमने वो किया है, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो अपन क्या बात कर रहे थे, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की। तो नेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप एक ये सोचो, एक चीज़ अपने आप से पूछना कि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, ठीक है, कि आज़ादी मिलने के बाद बड़ा चैलेंज क्या था। सबसे पहला सवाल आप ये पूछना कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, उसके बाद में नेशन कैसे बनाया। अब तो खुद आप बताओ यार, 500 प्लस अपने प्रिंसली स्टेट्स थे, 565, और जहाँ रिलीजियस वो टेंशंस भी थी, कम्युनल वायलेंस हो रहा था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, हिंदू और मुस्लिम्स में दंगे हो रहे थे, ठीक है, कम्युनल रॉयट्स हो रहे थे, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम थी, पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, और मतलब उस टाइम इंडिया की बिल्कुल इनस्टेबल थी, स्टेबल नहीं था, कंडीशन बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी वाली थी, मतलब ऑलमोस्ट कोलैप्स ही थी, यूँ लग रहा था कोलैप्स हो जाएगा, बन नहीं पाएगा। और जो आज अपने स्टार्ट करेंगे ना ये जर्नी, तो हम इस जर्नी में यही पढ़ने वाले हैं कि हमारी इंडिया कैसे बनाया, इन सब प्रॉब्लम्स को कहाँ कैसे फेस किया हमने। तो हम इसको चैप्टर की तरह नहीं, इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे कि कैसे यार चीज़ें हुई, कैसे डेवलपमेंट्स हुए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या थी, सोशल डेवलपमेंट्स क्या हुई, क्या नहीं, तो उसके बारे में हम इस तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेन थोड़ी सी बात बताई। अब मैंने जैसे कि आपको नेशन के बारे में बताया, अब नेशन को बनाने के अंदर 2 कंपोनेंट सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। सबसे ज़्यादा नेशन को बनाने में अपन ने नेशन की बात की, एक ऐसा होमोजीनियस ग्रुप जो एक जैसी फीलिंग रखता है, मतलब एक जैसी फीलिंग रखता है, किसकी फीलिंग, यूनिटी की फीलिंग रखता है। और दूसरा जहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है। अब टेरिटोरियल मतलब पूछेंगे कि आप टेरिटोरियल क्या होता है, टेरिटोरियल होता है लैंड से रिलेटेड, लैंड को बोलते हैं टेरिटरी। तो अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब जो इंटीग्रिटी मतलब जोड़ना,
टेरिटरी को आपस में जोड़ना, इंटीग्रेट करना। जो अपनी स्टेट्स थी वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जहाँ ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, और एक प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। मतलब ये कहने में ये कह सकते हैं वहाँ पे प्रिंसेस का राज था। तो उस तरीके से उनको इंटीग्रेट करना, वो अलग अलग उस रियासतों में बंटे हुए थे, उनको इंटीग्रेट करना, उनको जोड़ना, एक यूनिटी की भावना लानी। तो ये दो कंपोनेंट थे नेशन को बिल्ड करने में। अब आपको क्या लगता है कि यार चैलेंजेस नहीं आए इसको फेस करने में? तो इसको फेस करने में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, जिसमें से जो हमारी बुक के अंदर दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, वो 3 चैलेंजेस हैं। उन 3 चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आज की क्लास में मैं आपको एक रूपरेखा दे दूंगा उन 3 चैलेंजेस की। फिर आप आज घर जाके सोचना कि यार वो 3 चैलेंजेस, ये जो 3 चैलेंजेस हैं, आप कौन से चैलेंज को कौन सी प्रायोरिटी में रखते हो, ठीक है। और उन चैलेंजेस को अगर आप वहां के उस टाइम के पॉलिटिशियंस की जगह होते तो आप उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते, कैसे टैकल करते, और अगर ये चैलेंजेस अपन आज आ जाए तो आज हम चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे। और आप ये भी सोचना कि हमें अगर मान लो ये बनाना पड़े अपना, जो आपको क्या कहते हैं, अपना नेशन बनाना पड़े या कुछ भी बनाना पड़े, सॉरी ये क्या हो गया, तो हमें अपना नेशन बनाना पड़े अलग से, तो हम क्या चीजें करनी पड़ेगी हमारे को। हम नेशन इस तरह की सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाए तो हम कैसे करेंगे आप। तो ये सब चीजें आप आज सोचना थोड़ा सा जाके, ताकि आपकी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ पाए इस चैप्टर को लेके। तो मैंने जैसा कि ये आपकी जैसे कि बुक के अंदर बताया हुआ है कि एक पिक्चर दे रखी है, पिक्चर आप देख लो पिक्चर में क्या है, मुस्लिम और हिंदू हैं जो दोनों अपना फ्लैग वो फ्लाई कर रहे हैं। और ये पिक्चर जब कम्युनल वायलेंस थे, जो कम्युनल रिवोल्ट थे, सांप्रदायिक दंगे थे, वो शांत हो गए थे, तभी पेट्रोलिंग कर रहे थे आपसी में और जॉइंटली फ्लैग फ्लाई कर रहे थे ट्रक के अंदर, और पार्टीशन हो गया था। और ये उसको चीज को एक तरह से सिंबलाइज करते हैं, पार्टीशन की ट्रेजेडी को ये सिंबलाइज करते हैं। समझ गए आप मेरी बात इतनी? अब मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, मैं तो अपनी तरफ से तो करवा ही रहा हूँ, बट आप अपनी तरफ से करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो अच्छा रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे तो हम उसको एक इंडेक्स टाइप में तोड़ देंगे पूरे चैप्टर को। उस इंडेक्स टाइप में तोड़ के ऐसे करेंगे कि उसमें हम सारी चीजें डिस्कस, मतलब ऊपर से पहले देख लेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद में हम क्या सीखने को मिलेगा। आप ये मत कभी सोचना कि हमें क्या पढ़ना है, आप ये सोचना कि हमें क्या सीखने को मिलेगा इसके बाद में, कि हमें कुछ चीज नहीं आती तो वो चीज कैसे हमें, मतलब नई चीज क्या पता लगेगी। उससे क्या आपको थोड़ा मतलब मजा आएगा उस चीज को पढ़ने में, और आपके कंसेप्ट भी अच्छे क्लियर होंगे। अगर जब आपको मजा आने लगे ना चीजों को पढ़ने में, तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आपके एग्जाम भी निकलेंगे, और आपका रिवीजन टाइम भी कम होगा। अब जो बोलते हैं ना 10 बार रिवाइज करो, 15 बार करो, यार सर हाँ यार रिवीजन का क्या, किसको टाइम आज के यार रिवीजन करेंगे, ये लाइफ कर जाएंगे यार इतना सारा रिवीजन करें। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक चीज़ ये बताई, फोटो आपको जो देंगे। अब अपन इस चैप्टर में अंदर आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी रहे हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर से। इस चैप्टर में हम एक तो चैलेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ेंगे। तो हमने अपना पेन का कलर चेंज कर लो। एक तो हम चैलेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अपने नेशन को बनाने में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन मेन 3 चैलेंजेस थे, जो 3 मेजर चैलेंज थे, जिसको हम कॉमन चैलेंज भी कह सकते हैं। समझ गया, मेजर चैलेंजेस हो गए। उसके बाद में हम पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे, पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन क्या था, पार्टीशन देश का विभाजन हुआ था उसको पार्टीशन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ट्रेन आप देख लो, उस ट्रेन में लोग कितने मतलब जा रहे हैं, छतों पर चढ़ के जा रहे हैं, अंदर पूरी बोगी भरी हुई है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस क्या थी, डिस्प्लेसमेंट को क्या नुकसान हुआ। तीसरा हम रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन मतलब क्या होता है, अगर मेरी मान लीजिए इकोनॉमिक कंडीशन जो है, फाइनेंशियली है, सोशली है, पॉलिटिकल है, जो मेरा सिस्टम एक जगह पे इस्टेब्लिश हुआ है, मेरा जयपुर में इस्टेब्लिश है, मैं वहाँ पे जाके करता हूँ इस्टेब्लिश अपना, और दिल्ली में करता हूँ, तो इस हिसाब से अपना चलेगा। ठीक है, तो ये आप मेरी बात समझ गए। तो ये रिहैबिलिटेशन हो गया, मतलब इन सारा सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, रिहैबिलिटेशन हो गया। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन की प्रोसेस क्या थी और उसके परिणाम क्या निकले, पार्टीशन की प्रोसेस के कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे। और महात्मा गांधी जी का क्या सेक्रीफाइस था पार्टीशन में, इसमें जो दंगे हो रहे थे, कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, उनको शांत करने में उनका क्या सेक्रीफाइस हुआ किया उन्होंने, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन मतलब होता है यूनाइट करना, प्रिंसली स्टेट को हमने कैसे यूनाइट किया उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या प्रॉब्लम्स आई उनको यूनाइट करने में, वो पढ़ेंगे। गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही उसके बारे में पढ़ेंगे। और अपनी इस चैप्टर में वैसे तो इस बुक में भी 2-3 स्टेट्स की केस स्टडी के बारे में डिस्कशन किया गया जिसमें प्रॉब्लम आई थी यूनाइट करने में। तो जो अपना ये वाला चैप्टर है इसमें हैदराबाद और मणिपुर की केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे कि उनको यूनाइट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। समझ गए आप। और रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो डिमांड उठ रही थी, लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड्स उठ रही थी कि हमारी एक अलग स्टेट बनाएंगे उस लैंग्वेज की बेसिस पे। तो उसको हमने कैसे टैकल किया, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाए, उसने कैसे अपनी रिकमेंडेशन दी, फजल अली कमीशन, धार कमीशन, उन्होंने क्या क्या अलग अलग रिकमेंडेशन दी, किसकी रिकमेंडेशन को कंसीडर किया गया, किस कौन कौन सी रिकमेंडेशन है उनको रिजेक्ट किया गया, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। एक अपने फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कुछ स्टेट्स नहीं बनी थी और कुछ के नाम चेंज हुए थे, तो इस बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मोटा मोटा मान लो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि नेशन को बनाने में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। दूसरा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन की क्या प्रोसेस थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ोगे, रिहैबिलिटेशन के बारे में पढ़ोगे, और महात्मा गांधी जी का क्या सेक्रीफाइस रहा था उस दौरान। और एक उसके बारे में जो इस अपनी एक मूवी मान लो, इस मूवी यहाँ तक मूवी अपनी एक पार्ट अपनी मूवी का खत्म देगा, उसके बारे में इंटरवल के बाद में एक स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में ये। और जो ये चैप्टर है आपके मेंस में, यूपीएससी में सब जगह इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की क्लास में भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेस मजबूत करने के लिए। ऐसे राइटिंग भी आप अच्छी कर सकते हो सीखने के बाद में। और मैं आपको जब ये स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि किस तरह से एग्जाम्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड।
तो ये मैंने आपको आज की क्लास में बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन किया, सोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और जो भी हो आप अपने कमेंट करके अपना फीडबैक देना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करना, आपको पूरी फ्रीडम है। बाकी आपको जो भी चीज़ और भी कुछ चीज़ चाहिए तो वो बताना, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।